क्लाइंट्स मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्लाइंट से पैसे लेना कि चार्ज करना मुझसे वो मेरी प्रॉब्लम थी। उन्होंने पैसे तो ले लिए बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 5 दिन बाद ना उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है उसे क्लाइंट्स में, बिजनेस में ही नहीं हेल्प करती है, आपको नेटवर्किंग में, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करने में भी हेल्प करती है। आप कैसे होते हैं, आपको सोशल मीडिया दे, आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप गूगल एड्स है, ठीक है, इतना बजट डाल दो। क्योंकि वो सुन के आता है ऐसे 100 लोगों से, ऐसे 10 लोग ये वीडियो देख के आता है कि नहीं आपको छोटे क्लाइंट्स का काम नहीं करना, ये हैव टू ऑनबोर्ड ओनली हाई टिकट क्लाइंट्स और ये ब्ला ब्ला ब्ला। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ में है आदित्य प्रताप सिंह जी, जो कि एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर है और एक एजेंसी को भी ऑन करते हैं जहां पर ये अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही ये कंटेंट को भी क्रिएट करते हैं यूट्यूब पर, जहां पर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप इनके यूट्यूब चैनल को जाकर भी फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो आदित्य जी, वेलकम टू द मोहित चांसो, कैसे हैं आप? हाय मोहित, आई एम वेरी गुड, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी भाई। आप अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए, वैल्यू शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। तो आदित्य जी, हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप क्या करते हैं, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई डिजिटल मार्केटिंग में, सब कुछ एक थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए अपने बारे में। श्योर। सो मोहित भाई, मेरी भी जर्नी ना ऑलमोस्ट जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, डिजिटल मार्केटर्स हैं, सेम ही है। मतलब किसी से भी ऐसा अलग नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा अलग करना शुरू कर दिया जो बाकी लोग नहीं कर रहे थे। जैसे हर एक फ्रीलांसर स्टार्ट करता है ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ के थ्रू, ठीक है, और सोचता है कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिल जाए तो अपना काम शुरू हो जाए किसी तरीके से। तो सेम जर्नी मेरी भी रही है। मैंने भी आज के लगभग 5-6 साल पहले सबसे पहले एसईओ करना शुरू किया था। मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई थी, एक ट्रैवल की वेबसाइट थी मेरी। तो मैंने मतलब सर्च किया ऐसे गूगल पे, किया डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। कुछ पता नहीं था, मतलब जीरो नॉलेज थी, बस सुना था कि डिजिटल मार्केटिंग नाम का कुछ होता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि देखते हैं, सर्च किया तो पता चला एसईओ होता है। एसईओ भी समझने की कोशिश करी तो समझ में आया यार, एसईओ करने के लिए आपको ब्लॉग क्रिएट करना पड़ेगा, वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो धीमे धीमे जर्नी मतलब इस तरह से चली गई कि फिर मैंने वेबसाइट डिजाइन करना सीखा, वर्डप्रेस पे सब कुछ यूट्यूब के थ्रू सीखा। मतलब कोई भी ऐसा पेड कोर्स सब कुछ स्टार्टिंग में नहीं लिया। बस ये आप ये समझो, डिजिटल मार्केटिंग से शुरू किया था, एसईओ तक गया और फिर वेबसाइट डिजाइन करना वहां सीखता रहा। फिर ब्लॉगिंग करी, समझ में आया कि अमेजॉन एफिलिएट होता है, वहां से प्रोडक्ट्स उठाए, ब्लॉग्स बनाए, कुछ एसईओ के कोर्सेज ले लिए थे छोटे मोटे यूडेमी से, और वहीं से सीखते सीखते मैंने भी बाकी बिगिनर्स की तरह शुरू किया। फिर कोविड का पीरियड था ही अपना, और बहुत सारे बिजनेसेस शट हो रहे थे, बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस आ रहे थे मार्केट में, मतलब बहुत सारी हलचल मची थी, कुछ भी स्टेबल नहीं था। और उसी पीरियड में क्या करता था, इंस्टाग्राम पे ना अपना जो भी सक्सेस जर्नी रहती थी और मैं उसको शेयर करता रहता था कि भाई कुछ ब्लॉग बनाया, थोड़ा बहुत ट्रैफिक आया तो शेयर कर दिया, कोई नई स्ट्रैटेजी सीखी तो जितने भी इंस्टाग्राम पे लोग रहते थे मैंने शेयर कर दिया। तो वहां से मुझको ना कुछ लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया जो मेरे नोन में थे, जो लोकल बिजनेस ओनर्स थे, कि क्या आप मेरे लिए छोटी सी वेबसाइट बना सकते हैं, क्या आप मेरे लिए फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत बिगिनर था, मतलब मुझको ज्यादा नहीं आता था कुछ, और मुझको ये तो पता भी नहीं था यार कि डिजिटल मार्केटिंग में ना सर्विसेज को सेल करके पैसे कमा सकते हैं। मतलब मैंने इतना सीखा था कि सिर्फ ना एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ के थ्रू या ब्लॉगिंग के थ्रू ही पैसा कमाया जा सकता है। तो जब 1-2 लोगों को मैंने वेबसाइट सेल करी और मुझको थोड़े बहुत पैसे आए, और इस तरह से फिर मेरी जर्नी शुरू हो गई। और फिर तो मतलब बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग में एक्सप्लोर करता रहा, एजेंसी सेटअप करी, फ्रीलांसिंग किया काफी सालों तक। ओके, दैट्स गुड। सो आपने ना फ्रीलांसिंग भी काफ़ी टाइम तक की होगी, तो फ्रीलांसिंग में काफ़ी लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो उसमें से आपके साथ में कौन सी बेसिक दिक्कतें थी जो कि हर एक फ्रीलांसर के साथ में आती है और उसको ओवरकम कर सकता है? ये मोहित बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि देखो फ्रीलांसर्स बहुत सारे हैं अपने कंट्री में। मतलब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी तो स्टार्टिंग बहुत छोटे से ही रहती है। मतलब ठीक है, कोई भी ऐसे नहीं सोच के करता है कि डायरेक्ट वो एजेंसी सेटअप कर देगा और 10 लोगों को हायर कर लेगा, बड़ा ऑफिस बना लेगा। वो बहुत छोटा छोटा है। और इनिशियली आज के टाइम में एजेंसी अगर रन भी कर रहा हूँ, वहां पे टीम है अपनी, 2 ऑफिसेज हैं लखनऊ पुणे में। तो डे 1 पे तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ मतलब कर ले जाएंगे, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले गए। तो फ्रीलांसिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। फ्रीलांसर जब मैं करता था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्लाइंट्स की होती है, ठीक है। जब एक टाइम आप एक लेवल पे आ जाते हो तो क्लाइंट्स की प्रॉब्लम आपको नहीं रह जाती है। आज के टाइम हमारे पास क्लाइंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमें इस चीज की टेंशन नहीं, क्लाइंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे,
क्योंकि जब एक एजेंसी एक लेवल पे आती है ना तो उसके पास इनफ क्लाइंट्स हो जाते हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज बन जाते हैं, और अगर आप मार्केट में अच्छी सर्विसेज दे रहे हो ना तो रेफरल के थ्रू बहुत बिजनेस जनरेट होता है, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, राइट। स्टार्टिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी क्लाइंट्स, ठीक है, मुझको क्लाइंट्स नहीं मिलते थे और क्लाइंट मुझको कोई ज्यादा पे नहीं करता था क्योंकि मेरे पास वर्क पोर्टफोलियो नहीं था ना, कुछ दिखाने के लिए नहीं है, और उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता था यार कि सर्विस के लिए मैं 50,000 60,000 रुपए मांग पाऊं, 10-12,000 रुपए बहुत बड़ी चीज लगती थी, राइट। तो क्लाइंट्स मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्लाइंट से पैसे लेना कि चार्ज करना उसे, वो मेरी प्रॉब्लम थी। और फ्रीलांसिंग में ना लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं ज्यादा, मतलब कोविड के बाद क्या होने लगा ना कि मार्केट में ना फ्रीलांसर्स को थोड़ा थोड़ा, मतलब टू बी वेरी ट्रू, नाम खराब होने लगा फ्रीलांसर्स का, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री ना बहुत वाइड है, फ्रीलांसर्स हैं, एजेंसी ओनर्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं। तो कुछ फ्रीलांसर्स ने मतलब मान के चलो इंडस्ट्री में 1-2 लोगों ने चीट कर लिया, ठीक है, क्लाइंट का पैसा लिया, नहीं रिस्पॉन्ड किया, या फिर इनिशियल ना उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस कर दिए और फुलफिल नहीं हो पाए। सो मोहित, फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्लाइंट्स ना मिलना, फिर क्लाइंट से कैसे चार्ज किया जाता है, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी मुझको, क्लाइंट्स मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। मतलब मैं क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करने गया और मैंने उनको बताया कि मैं आपके लिए ये सारी चीजें करने वाला हूँ और ये कोटेशन है, 10-20 हजार रुपए की थी कुछ स्टार्टिंग में, आज के 3-4 साल पहले। बट उन्होंने ना एडवांस पेमेंट देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई कुछ दिन पहले भी मेरे पास कुछ लोग आए थे, 1-2 महीने पहले उन्होंने बड़े बड़े प्रोमिसेस किए और उन्होंने पैसे तो ले लिए बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 5-6 दिन बाद ना उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। अब आप तो फ्रीलांसर हो, आपका सिर्फ आप ही का नंबर है मेरे पास, और अगर आप फोन नहीं उठाते हो इन केस, तो मैं किसको कांटेक्ट करने वाला हूँ। अब ये चीज ना मुझको भी लगा कि हाँ यार ये चीज तो वैलिड है, क्योंकि मैं भी अगर किसी से सामान लूंगा, कोई भी सर्विस लूंगा, तो यार मुझको भी स्टार्टिंग में तो ट्रस्ट नहीं होने वाला, ट्रस्ट इश्यूज तो रहेंगे, और अगर वो अकेला बंदा है तो मैं कैसे उस पर ट्रस्ट करूंगा। तो ये फ्रीलांसिंग में बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, तो इसको सोच के ना फिर मैंने धीमे धीमे एजेंसी की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ओके। तो इस जर्नी के अंदर आपको ऐसा कभी फील हुआ है कि पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल भाई, क्योंकि ना जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग शुरू करी थी, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे तो मैं बहुत पहले से कंटेंट क्रिएट करता हूँ। मतलब अभी जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं पहले कर रहा था, अभी तो थोड़ा सा बेटर हो चुका है उससे, बट मुझको हमेशा से लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, इवन डिजिटल मार्केटिंग में नहीं, हर बिजनेस में, राइट। मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ मिलता हूँ, बहुत सारे ऐसे नेटवर्किंग ग्रुप्स हैं जहाँ पे मैं एक्टिव मेंबर हूँ, मैं पार्टिसिपेट करता हूँ अलग अलग बिजनेस ओनर्स के साथ में, राइट। बहुत सारे इवेंट्स में जाता हूँ। तो अगर आप किसी इवेंट में जाते हैं और लोग आपको पहले से जानते हैं, तो वहां पर ना आप एक तो आप थोड़ा सा अटेंशन आपको मिलती है, राइट। लोग आपसे कुछ पूछते हैं, आप इंटरेक्ट करते हो। दूसरी चीज, आप किसी से अगर मिलना भी चाहते हो तो वो बहुत इजीली मिल सकते हो, राइट। आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो सिर्फ क्लाइंट्स में, बिजनेस में ही नहीं हेल्प करती है, आपको नेटवर्किंग में, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करने में भी हेल्प करती है। सो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बिजनेस के एस्पेक्ट से देखोगे अगर आप, तो ट्रस्ट क्रिएट करती है, आप अपने कंज्यूमर्स को, आपके जो कंज्यूमर्स है उनको आप पे भरोसा रहेगा कि आप किस तरह की सर्विसेज सेल करते हो, उनको आपके बिजनेस के बारे में पहले से पता होगा। सेकेंड साइड जो आपकी पर्सनल नेटवर्किंग है, जो आप किसी से मिलना चाहते हो, तो आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू इजीली कनेक्ट कर सकते हो, या फिर वो लोग भी मिलने में इंटरेस्टेड होंगे कि आप भी कुछ ना कुछ कर रहे हो अपने फील्ड में। राइट। तो ये माइंडसेट हर एक जो भी डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करता है, उसका माइंडसेट हमेशा रहता है कि उसको अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। तो जैसे मेरा भी यही था कि आप अपनी स्टार्ट करनी है, तो बट उससे पहले मेरा ये था कि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, मैं अपना कंटेंट बनाऊं, मुझे भी थोड़ा बोल सकते हैं कि आप मुझे खुद पे ट्रस्ट हो कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, या लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा साई पर्सन हूँ और यू कैन से कि इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकता, बट 1-to-1 मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैनल स्टार्ट करें। तो 2021 के अंदर मैंने ये किया था। तो उसके बाद में भी ये प्रॉब्लम आई कि मैं लोगों को पिच कैसे करूँ कि मेरे चैनल पर आओ। तो इसलिए मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज तो थी, तो उस पर कंटेंट बनाया, तब लोगों को पिच किया, और अब लोग बोलते हैं कि हाँ आप कंटेंट बनाते हो तो हम आपके साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग का हाँ हर जगह मैटर करता है। अगर आप चाहे एजेंसी वर्क कर रहे हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो लोगों को ट्रस्ट बिल्ड के लिए आपको पर्सनल ब्रांडिंग या कंटेंट क्रिएशन तो करना ही चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करता हूँ मोहित, जैसे आपने कहा ना कि आप स्टार्टिंग में एक शाई पर्सन थे और आप यूट्यूब शुरू करना चाहते थे, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, राइट।
मतलब मुझको लगता है एक शाय पर्सन है जो काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट है ना, वो और आसानी से यूट्यूब शुरू कर सकता है। अब ये सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, क्योंकि मैं भी ना ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं होता था। मैं भी मेरे कोई बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं था, बहुत छोटा सा फ्रेंड सर्कल था, बहुत कम लोग थे। यूट्यूब में क्या होता है ना, जब आप यूट्यूब करते हो तो आपको लोग बाद में देखते हैं, बट आप अकेले रूम में बैठते हो, वीडियो रिकॉर्ड करते हो। तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट भी हो ना, और आप बहुत बड़ा आपका सर्कल नहीं है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो वीडियो शुरू करना चाहते हैं, अगर आप इंट्रोवर्ट शाय पर्सन हो तो आप यूट्यूब और आसानी शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ एक रूम में बैठ के कैमरे के सामने बात करनी है, और उसको आप अपने अकॉर्डिंग सही कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, राइट। आप कोई पब्लिक स्पीकिंग नहीं करने जा रहे हो कि तुरंत आप रिप्रेजेंट करोगे, आप उसको चेंज कर सकते हो और देन आप यूट्यूब पे उसको शेयर करिए। तो ये बहुत अच्छी चीज आप भी कर रहे हो, मतलब आपने जो स्टार्टिंग करी है, दिस इज आई थिंक वेरी गुड। तो इसी कंटेंट क्रिएशन के अंदर ये क्वेश्चन है, मेरा ही क्वेश्चन है कि अगर आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग में है, तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कौन सा कंटेंट ज़्यादा चलता है इंटरनेट पर? अगर आप सजेस्ट करोगे कि इस टाइप के कंटेंट हमारी फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, ये इस टाइप के कंटेंट ज़्यादा चल रहे हैं, लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, और कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाता है इस फील्ड के अंदर या किसी के अंदर भी, अगर ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी की बात करें तो। ओके, तो यार बात करेंगे कंसिस्टेंसी की, तो कंसिस्टेंट तो मैं भी नहीं रहा था स्टार्टिंग से। मैंने बहुत सारे चैनल बनाए, बंद हो गए, ठीक है। तो ये हर किसी की प्रॉब्लम है, मतलब नेचुरल होता है। मैंने अभी तक ये ऑब्जर्व किया है कि अगर आप कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है। मैंने भी बहुत सारे चैनल बनाए थे, इसके पहले मेरा एक और चैनल था जिसपे मैंने ना बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट लिए थे, इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नाम थे जिनके मैंने पॉडकास्ट लिए थे, बट फिर मैंने चैनल को कंटिन्यू नहीं किया, और फिर एक टाइम पर मैंने उसको डिलीट करके नया चैनल स्टार्ट कर दिया, जो अभी मेरा ये वाला चैनल है, राइट। सो सबसे पहले ना मैं आपका जो क्वेश्चन है ना कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा कंटेंट कौन चलता है, किस टाइप का कंटेंट चलता है, तो डिजिटल मार्केटिंग में ना, मतलब मैं ये देखता हूँ कि यूट्यूब पे ना बहुत मतलब अलग अलग तरह की ऑडियंस है, राइट। अब अगर से आप डिजिटल मार्केटिंग पकड़ लो, तो इसमें ना बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं जो मनी रिलेटेड होते हैं, राइट, जिसमें पैसे का एंगल रहता है। मैं भी बहुत सारे वीडियोस क्रिएट करता हूं जिसमें मैं बताता हूं कैसे आप क्लाइंट्स ला सकते हो, कैसे आप क्लाइंट्स को पिच कर सकते हो, सेल्स रिलेटेड, राइट। दूसरे कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं, जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी होते हैं। तो स्टार्टिंग में तो मुझको नहीं पता था यार किस तरह का कंटेंट क्रिएट किया जाए, तो मैं ना अलग अलग तरह का कंटेंट बनाता था। कभी बनाता था कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे शुरू करें, फिर मैं कोई केस स्टडी डालता था। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, जो अपनी ऑडियंस है ना, जो डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग की ऑडियंस है, उसमें रिलेटेड टू एजेंसी सेटअप या फिर रिलेटेड टू क्लाइंट्स, फ्रीलांसिंग या फ्रीलांसिंग की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत चलता है। मतलब जब मैंने बताना शुरू किया ना यार कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मुझको फ्रीलांसिंग में ये प्रॉब्लम आती है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपसे, मुझको भी सेम दिक्कतें आती हैं। और मैंने ना उन प्रॉब्लम से सोल्यूशन देना शुरू किया कि यार देखो मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, मुझको ना क्लाइंट्स नहीं मिलते, या फिर मैंने ना इस हिसाब से सोल्यूशन निकाला, मुझको टीम मेंबर्स नहीं मिल रहे थे, मेरे पास पैसे नहीं थे मैं लोगों को हायर कर सकूं। तो लोगों ने कहना शुरू किया कि हाँ ये सेम प्रॉब्लम तो मुझको भी आ रही थी, तो आपने इसका सोल्यूशन कैसे निकाला। ये सारे सॉल्यूशंस मैंने उनको देना शुरू किए। तो ये एक चीज थी जो फ्रीलांसिंग की ऑडियंस जो है ना अपनी डिजिटल मार्केटिंग की, उसको कनेक्ट कर रही थी। दूसरा मैंने फिर ना धीमे धीमे अपने चैनल पे दूसरी ऑडियंस को भी मैंने चाहा कि यार उनको भी मतलब दिखाया जाए अपने वीडियो, और भी ऑडियंस आए, अलग तरीके बिजनेस ओनर्स भी आए। तो मैंने जो नोटिस किया, जो केस स्टडीज हैं वो बहुत वर्क करती हैं। अगर आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप रियल एस्टेट के क्लाइंट्स चाहते हो, तो आप रियल एस्टेट के केस स्टडीज क्रिएट करो, ठीक है। आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में, आप एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि एजुकेशन फील्ड के क्लाइंट्स मिले, आप उस पर केस स्टडीज बनाओ, ठीक है। तो ये बहुत वर्क करता है। मैंने जितनी भी केस स्टडीज बनाई उसमें से कुछ केस स्टडीज बहुत हिट हुई, ठीक है। और वहां से ना एक्चुअल मुझे जो व्यूज अगर आप देखो तो हो सकता है 2000, 3000, 5000 ऐसे व्यूज दिखे, बट मुझे ना वहां से रिस्पॉन्स बहुत है, बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया। और टू बी वेरी ट्रू, मैं सही बताऊंगा आपसे, कुछ वीडियोस के थ्रू जिनको मैंने स्पेशली इंडस्ट्री वाइज क्रिएट किया था, तो उस इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों ने मुझको अप्रोच किया। उसमें से कुछ मेरे एक्टिव क्लाइंट्स भी हैं जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आपको वही बताता हूँ जो वर्क करता है। तो एक तो एजेंसी बिजनेस में फ्रीलांसिंग की प्रॉब्लम्स, आप उसका सोल्यूशन दो, बहुत अच्छी चीज है। दूसरा केस स्टडीज, वो बहुत अच्छी वर्क करती है।
आपने जो केस स्टडी का बोला है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट है जो अपना वीडियो देख रहा है और वो उसी फील्ड का है, तो जैसे ही वो कनेक्ट करता है कि हाँ अगर ये किसी और क्लाइंट के लिए कर सकता है, बिज़नेस को बढ़ा सकता है, तो डेफिनेटली मेरे बिज़नेस को भी बढ़ाएगा। तो इनबाउंड लीड की जो बात करते हैं ना, तो इनबाउंड लीड आपको मिल जाती है। तो लोग जैसे अपन यूट्यूब पे बना रहे हैं, लिंक्डइन पे भी आप शेयर करो उसी वीडियो को, तो लिंक्डइन से भी डायरेक्टली B2B क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ऐड करता हूँ। जैसे मैंने आपको केस स्टडीज के बारे में बताया ना, अभी बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं ऐसे भी करता हूँ। मैंने कुछ ग्रुप्स क्रिएट कर रखे हैं, स्पेशली कम्युनिटी ग्रुप्स, राइट। जैसे मैं आपको रिवील करता हूँ, मेरे कुछ रियल एस्टेट के ग्रुप्स हैं, कुछ एजुकेशन रिलेटेड हैं। तो उसमें ना बहुत सारे मेंबर्स हैं अलग अलग। मैं लिंक्डइन पे प्रमोट कर देता हूँ उन ग्रुप्स को, यूट्यूब पे भी प्रमोट करते देता हूँ कई बार, ठीक है। तो उसमें जैसे मान लीजिए रियल एस्टेट है, तो उसमें रियल एस्टेट एजेंट्स, बिल्डर्स एडेड है। तो मैंने कोई केस स्टडी क्रिएट करी, मैंने एक केस स्टडी बनाई, कैसे आप रियल एस्टेट में गूगल एड्स के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो, कैसे आप सर्च एड सेटअप कर सकते हो, एवरीथिंग, राइट। मैं क्या करता हूँ, वही केस स्टडीज उठा के ना उन ग्रुप से मैं शेयर कर देता हूँ। वहां से ना मेरे जो वीडियो के व्यूज है ना बहुत ज्यादा चले जाते हैं। दूसरी चीज, वहां से उसको बहुत रिलेवेंट ऑडियंस मिल जाती है, क्योंकि कई बार जरूरी नहीं कि वो जो एजेंट हो या बिल्डर हो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके ही रखा हो, जैसे मेरा वीडियो आए तुरंत वो देखे जाके। बट अगर मैं उसके ग्रुप में उसके काम की चीजें शेयर कर रहा हूँ, तो चांसेस रहते हैं कि 90% की वो वीडियो पे क्लिक करेगा, वो जाके देखेगा। तो ये सेम चीज आप भी कर सकते हो। ओके, तो ये अच्छा पॉइंट है इसके अंदर। तो मान लो आपके पास में कोई क्लाइंट आता है, तो आप उसको स्टार्टिंग में, जैसे आप एजेंसी रन कर रहे हैं, तो एजेंसी का क्वेश्चन है कि आप स्टार्टिंग में आप उसको क्या सजेस्ट करते हो, कौन से प्लेटफॉर्म सजेस्ट करते हो। मान लो कोई अपैरल वाली कैटेगरी का कोई बिजनेस आया आपके पास में, तो आप स्टार्टिंग उसकी कैसे करते हो, क्लाइंट की ऑनबोर्डिंग लेना है, मतलब उसका प्रोसेस क्या रहता है एजेंसी में। मोहित, जो आपका क्वेश्चन है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, राइट। मतलब मैं ये नोटिस करता हूँ कि बहुत सारे एजेंसी ओनर्स, फ्रीलांसर्स अगर अपने क्लाइंट को सर्विस नहीं दे पाते हैं प्रॉपरली, तो ये इसके पीछे यही रीजन है, राइट। जैसे आपने पूछा ना कि जब क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है तो कैसे हम फिगर आउट करते हैं कि उसके लिए क्या सर्विस बेस्ट होगा, क्या बजट सही होगा। देखो, बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि आदित्य जी, मैं ना इस एजेंसी के साथ काम कर रहा था इतने सालों से, और जैसे एक कोच था, राइट, मेरे पास वो कोच आए और उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से मैं इस एजेंसी के साथ SEO कर रहा था, ठीक है। बट मुझको चाहिए डेली के क्लाइंट्स, उनको कंसल्टिंग क्लाइंट्स चाहिए थे कि जो 1-to-1 कॉल उनके साथ बुक कर सके, ठीक है, और उनके कुछ प्रोग्राम से रिलेटेड टू मेडिटेशन, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड। बट किसी एजेंसी के थ्रू ना वो SEO करा रहे थे पिछले 6 महीने से। तो मैंने उनका ऑब्जेक्टिव पूछा, मैंने कहा आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला चाहिए मुझको स्टूडेंट्स हो जो करियर काउंसलिंग रिलेटेड ये सारी सर्विसेज लेना चाहें, कंसल्टिंग करना चाहें, और मैं डेली चाहता हूँ मेरी 1-2 कॉल बुक हो जाए, ठीक है, क्योंकि उनके 400-500 की कॉल्स थी और उसके बाद उनके आगे प्रोग्राम्स थे। सो अब वो कर रहे थे SEO। मैंने कहा आप SEO क्यों कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक तो मैंने भी एजेंसी से कहा था कि आप SEO मेरे कर सकते हो, और एजेंसी ने भी मुझे कुछ मतलब अलग से सजेस्ट नहीं किया कि ये सब भी किया जा सकता है। अब उनको मैंने समझाया कि आपके लिए SEO से बेटर, SEO किया जा सकता है, ऐसा नहीं SEO में कोई दम नहीं है, बट SEO से बेटर मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि आप सोशल मीडिया पर ज्यादा फोकस करो, आप अपनी पर्सनल ब्रांड, आप अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करो। मैंने उनको बताया कि वीडियोस कैसे क्रिएट करने हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट कैसे बनाना है, वीडियो एंगेजिंग कैसा होना चाहिए। उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हमने सेटअप कराना शुरू किए। फिर ना मैंने बताया कि आप ना अपने वेबिनार्स करो, फ्री वेबिनार करो या पेड वेबिनार करो छोटे छोटे, और वहां से ना अथॉरिटी बिल्डअप करो आप, और अपने यूट्यूब शुरू करो। तो मैंने ना उनका जो कोचिंग का बिजनेस था ना उसको प्रॉपर कंसल्ट किया, बताया उनके हिसाब से क्या सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए आपको सबसे पहले ना बिजनेस को समझना पड़ेगा। आप पहले ना क्लाइंट से बिजनेस के बारे में पूछिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मीटिंग में बैठेंगे वो तुरंत बताने लगेंगे कि अच्छा आपको SEO चाहिए, आपको सोशल मीडिया चाहिए, आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप गूगल एड्स है, ठीक है, इतना बजट डाल दो। ये सारे क्वेश्चन से पहले ना आप क्लाइंट से पूछो कि आपका बिजनेस क्या है, ठीक है, आप कितने सालों से बिजनेस कर रहे हो, आपके इंडस्ट्री में कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, आप किस किस लोकेशन में सर्विस देते हो, आपकी USP क्या है। आप अगर बिजनेस को ओवरऑल समझ गए कि क्लाइंट का बिजनेस क्या है, उसके बाद आप क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव को समझो कि क्लाइंट आपके पास आया क्यों है, मतलब कौन सी प्रॉब्लम लेके आया है। बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनके ऑलरेडी ना, मैं सही बता रहा हूँ आपको, उनके एड्स अच्छे चल रहे होते हैं, वो दिखाते कहते हैं भाई देखो ये फ्रीलांसर है,
ये मेरे एड चला रहा है और अच्छे चल रहे हैं, मैं उनके अकाउंट को देखता हूँ, मैंने कहा सही तो चल रहा है, मतलब आपकी लीड जो आ रही है वो ठीक आ रही है, मतलब जो बंदा काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है, बट उनको फिर भी रहता नहीं आप इसमें और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो और उनको देखो सजेशन के तौर पे बताया जा सकता है कि क्या क्या कर सकते हो, बट अगर एक पॉइंट पे उनका बिजनेस सही चल रहा है तो उसमें बहुत कुछ शायद ना किया जा सकता, हो सकता है एक बंदा ऑलरेडी उनको सही चीजें दे रहा हो। तो क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट की प्रॉब्लम समझो, उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो आपकी एक्सपर्टीज है सॉल्यूशन बनाओ और फिर उसको ऑफर करो। इसके अंदर आपने जैसे बताया ना कि लोग मतलब क्लाइंट आपके पास में आता है और वो बोलते हैं मुझे एसईओ करना है, तो आप एसईओ सर्विस दे रहे हो तो आप सीधा पिच कर दे रहे हो ठीक है ये वाले आप सर्विस ले लो, आपकी रैंक आ जाएगी या कीवर्ड रैंक कर जाएंगे आपके, बट उनको वो ये नहीं देखते कि प्रॉपरली उसका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, प्रॉपर 360 डिग्री जो सोचते हैं ना वो नहीं सोच पाते, वो अपनी सिर्फ सर्विस पिच करने पर रहता है और क्लाइंट को भी पता नहीं रहता है, तो फिर वो ऐसे 6 महीने साल भर ऐसे 2-3 एजेंसी के साथ में वर्क करता, फिर बोलता है कि डिजिटल मार्केटिंग वर्क नहीं कर रही उसके लिए। इसमें आपका भी नाम खराब होता है, कहीं ना कहीं बैड वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा, फिर कहेगा वो मुझको रिस्पॉन्स नहीं दे पाई वो। तो पर्सनलाइज मतलब आपको सर्विस को पिच करना चाहिए, और अगर नहीं हो सकता, अगर जैसे एसईओ में उसका वर्क नहीं कर रहा है और उसको लीड्स नहीं मिल सकती या क्लाइंट नहीं मिल सकते, तो आप उनको प्रॉपरली बताओ कि सर आप एसईओ में आप गलत मतलब जा रहे हो, आपने कर दिया 6 महीने तक आपने वर्क किया, इससे यही रिजल्ट मिलने वाला है, अगर आपको इंस्टेंट लीड्स भी चाहिए, कॉल्स भी चाहिए, तो आपको पेड मीडिया पे या पर्सनल ब्रांडिंग पे वर्क करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी सेल्स की टेक्निक ऐड करता हूँ, जो कि मैं अपने सेल्स टीम को भी ट्रेन करता हूँ, राइट। देखो अब देखो इसको ना समझाने का एक तरीका होता है, क्लाइंट आपके साथ बैठेगा, कहेगा मेरे को ये चीज चाहिए, आप बना करोगे, कहोगे नहीं नहीं आपको ये नहीं, ये जरूरत नहीं है, आपको जो मैं बता रहा हूँ आप वो करो। वहां पे फिर क्या होगा ना, लगेगा कि आप ना तो सेल कर रहे हो या तो फिर आप अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हो कि नहीं आप ही सही हो। मैं हमेशा क्या करता हूँ, क्लाइंट से यही करता हूँ कि मैं देखो आप एसईओ कह रहे हो, ठीक है मैं कर दूंगा, बट पर्सनली आई सजेस्ट यू, मतलब मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, क्योंकि आप अपने बिजनेस में एक्सपर्ट हो और मैंने मल्टीपल बिजनेसेस मैनेज किए हैं, मैंने बहुत सारे बिजनेस फेल होते देखे डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि शायद अभी तक आपने पता नहीं मुझे कि कितना एड बजट वेस्ट कर दिया है, कितने क्लाइंट्स को आपने फेल होते देखा है, कितने बिजनेसेस को डिजिटल मार्केटिंग में आपने मतलब देखा है कि कैसे वो स्ट्रगल करते हैं। मैंने पिछले 5-6 साल के करियर में सारी चीजें देखी हैं, तो मेरी बहुत सारी गलतियां रही हैं, बहुत सारे बिजनेसेस की गलतियां रही हैं जिनसे मैंने सीखा है। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको ये करना चाहिए मेरे एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग। अगर आप कहोगे ना कि नहीं आदित्य मुझको ये करना ही नहीं, मुझको एसईओ ही करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं फिर, मतलब बट रिजल्ट्स की गारंटी जो सारी चीजें हैं मैंने आपको पहले बता दी। तो ये सेल्स में बहुत अच्छा पॉइंट है, आप क्लाइंट को सजेस्ट करो, आप उसको बताओ कि आपको ये चीज कर लेनी चाहिए, क्योंकि बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज आप वो चीज क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हो। ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है सेल्स में। ओके तो इसमें ना जैसे आपकी एक्सपर्टीज गूगल एड्स में काफ़ी है, तो गूगल एड्स के क्लाइंट को आप कैसे ऑनबोर्ड करते हो और उनसे क्या इन्फॉर्मेशन लेते हो कि आपका गूगल एड्स हम रन कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा बताइए। तो देखो हमारे यहाँ ना जो भी क्लाइंट की ऑनबोर्डिंग होती है तो हमने सेट प्रोसेस कर रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ हर मतलब आप ये समझो हर हफ्ते 2-3 क्लाइंट की ऑनबोर्डिंग होती रहती है, तो हमने ना एकदम सेट प्रोसेस कर रखा है। बहुत सारी पहले बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्लाइंट आया समझ में नहीं आ रहा यार, हर बार कुछ नया करना है उसके लिए, हर बार एक नई तरीके से रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, तो टीम में ना बहुत वो क्रिएट हो जाता था, बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट हो जाती थी। हमने सेट प्रोसेस तय कर दिया, मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ गूगल एड्स नहीं, आप किसी भी सर्विस पे क्लाइंट को ये आप फॉर्मेट लगा सकते हो, राइट। आपको क्या करना है, सिंपल क्लाइंट से बात करो, जैसे ही क्लाइंट की पेमेंट आ जाए, आप अगर बहुत छोटा आपका नेटवर्क है, क्लाइंटेल है, ठीक है, बड़ा है तो आप अपना कम्युनिकेशन कोई दूसरे चैनल से भी शिफ्ट कर सकते हो, बट मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो भी बहुत स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, बिगिनर्स है। आप सिंपल से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो जाओ, अपने टीम मेंबर्स को ऐड कर दो, 1-2 लोगों को, तो क्लाइंट को भी थोड़ा एक रहेगा कि हाँ एक प्रॉपर एजेंसी है जिसने और टीम मेंबर्स को भी ऐड किया है। और क्लाइंट को एक छोटा सा ना ऑनबोर्डिंग मैसेज भेज दो कि थैंक यू फॉर वर्किंग विद दिस एजेंसी एंड वी आर ऑफरिंग यू दिस सर्विस, और we want to like make your onboarding experience feel free और smooth, ऐसे करके कुछ। तो आप एक बड़े छोटा सा एक मैसेज बना के, बहुत छोटा सा, बहुत बड़ा आपको नहीं बनाना है इन्विटेशन, तो एक छोटा सा मैसेज बना के ग्रुप पे डाल दो। एक अपना फॉर्मेट का आप रूल सेट कर लो कि गूगल एड्स जैसे आप ना एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो, पॉसिबल हो पाए तो गूगल फॉर्म क्रिएट कर लो आप, उसमें लिख लो आप कि गूगल एड्स है तो क्लाइंट की कस्टमर आईडी चाहिए,
क्योंकि आपको अपने मैनेजर में ऐड करना है, राइट। और अगर क्लाइंट के पास गूगल ऐड अकाउंट नहीं बना है तो गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट करवाना है, पेमेंट मेथड ऐड कराना है, तो इसकी आप रिक्वायरमेंट सेट कर लो। दूसरा लैंडिंग पेज है, तो लैंडिंग पेज के आपको सब डोमेन में बनाना है या क्लाइंट लैंडिंग पेज देगा। तो हमारे ना हर चीज की रिक्वायरमेंट्स बनी हुई है। हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो रिक्वायरमेंट वहां से उठाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं हम एक मीटिंग रख देते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑनबोर्डिंग मीटिंग, बिजनेस ऑनबोर्डिंग मीटिंग। जो टीम मेंबर्स सपोज मोहित वर्क कर रहे हैं उसके गूगल एड्स पे, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी टीम मेंबर्स हमारे वर्क कर रहे हैं मैं सबको एक जूम कॉल पे ले आता हूँ और क्लाइंट से बोलता हूँ कि भाई अपने बिजनेस को आप एक्सप्लेन करो, आप समझा दो कि क्या करते हो आप, क्या कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं। और ये टीम पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, मैं कहता हूँ जितने भी क्वेश्चन है आपके माइंड में सब पूछ लो आप क्लाइंट से। इससे क्या होता है, टीम प्रॉपर अवेयर हो जाती है, क्लाइंट को भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ उसको जो भी समझाना था, चीजें पास ऑन करनी थी, उसने कर दी एजेंसी को। तो इस तरह से आप क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर सकते हो गूगल एड्स के साथ साथ आप बाकी सर्विसेज के लिए। तो इसमें ना जैसे गूगल एड्स किसी का चल रहा है और अब मान लो लीड्स भी आ रही है, तो उसको स्केल करने का टाइम पीरियड क्या रहता है? कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि अब स्केल करना अब इसको? देखो स्केलिंग के लिए क्लाइंट्स होते हैं वो पहले कहता है कि यार कि मेरे को ना अपने बिजनेस को और स्केल करना और बढ़ाना है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है मेरे को इतनी लीड्स आ रही है आप आने दो। तो स्केलिंग के लिए ना डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब ये थोड़ा सा बताना मुश्किल होगा कि भाई कैसे स्केलिंग की स्ट्रैटेजीज होती है, बट मैं आपको कुछ बता देता हूँ इन जनरल। जैसे हम ना ये देखते हैं कि अकाउंट ना 1-2 महीने चलना चाहिए। अगर नया अकाउंट है उसमें डेटा ही नहीं है तो डेटा के बेस पे ही प्रेडिक्शंस बनाएंगे। जैसे एक हमारे साथ ब्रांड है ना, वो दिन की 40 से 50 इंक्वायरीज जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब हमने उनके 2 महीने के डेटा को पढ़ा, स्टडी किया और हमने ये बनाया यार कि पर डे की 50 नहीं बट एटलीस्ट 30 कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन योर कन्वर्जन, कितना आपके अकाउंट में कन्वर्जन रिकॉर्डेड है, क्या सीपीसी जा रही है, कितना एड स्पेंड हो चुका है, और आपके इंडस्ट्री में सर्च वॉल्यूम कितना है, आपके कीवर्ड्स पे कितना सर्च वॉल्यूम है, मंथली सर्च वॉल्यूम। इसके बेस पे ना हम एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं कि आपके बिजनेस को हम मंथ वाइज कितना स्केल किया जा सकता है, राइट। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, बट अगर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊं तो वो है कि आपके एड अकाउंट में डेटा होना चाहिए। अगर डेटा ही नहीं है और डे 1 पे कह रहे हो कि मुझको स्केल करना है, तो किस बेस पे आप स्ट्रेटजी बनाओगे? मतलब वो तो बेसलेस हो गया ना। बोलने को तो आप कुछ भी बोल दो कि हाँ ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, वो तो बातें रही। बट अगर आपको कोई मतलब प्रॉपर चीज बतानी है तो आप डेटा के बेस पे बता सकते हो, और अकाउंट में आपके एटलीस्ट 1-2 महीने का डेटा है तो फिर स्केलिंग की ना स्ट्रेटजीज अच्छी डिजाइन करी जा सकती है। ओके। ऐसा कभी हुआ है कि कोई क्लाइंट आया है जिसका प्रोडक्ट मतलब टेस्टिंग करने के बाद में अपन को पता चलता है कि यार प्रोडक्ट में ही दम नहीं है, इसका प्रोडक्ट मार्केट नहीं किया जा सकता या उस प्राइस पॉइंट पे अपन मार्केट नहीं कर सकते, तो कभी ऐसा केस हुआ है तो आपने कैसे उस क्लाइंट को ये बोला हो कि सर आप नहीं कर सकते, या फिर इस बिज़नेस को आगे कंटिन्यू हम नहीं कर सकते, या हम आप जो आप ग्रोथ चाह रहे हो या जो आपका थॉट प्रोसेस है कि मुझे वहाँ तक अचीव करना है वो हम इससे नहीं दे पाएंगे, तो कभी ऐसा हुआ तो बताइए। बहुत बार हुआ है मुझे ऐसे, मतलब अगर मैं आपको बताऊं ना, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, तो ये बहुत सारे एजेंसी ओनर्स के साथ होता है, पर मुझे पता नहीं कितने उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं ऑनेस्टली। बट मैं आपको बताता हूँ ऐसा होता रहता है, क्योंकि डे 1 पे जब हम क्लाइंट से बात करते हैं ना, मुझे भी नहीं पता यार वो बिजनेस में क्या कर रहा है अपना, उसका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, मैंने उसको सर्विसेज को यूज नहीं किया। बट एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर वो सर्विसेज के लिए मेरे पास आया है और जेन्युइनली अगर मेरे साथ काम करना चाहता है तो मैं उसको सर्विसेज ऑफर करूंगा, राइट। बट बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनके प्रोडक्ट में एक्चुअल वो बात नहीं होती है, ठीक है, ये फैक्ट है, राइट। ये हर बिजनेस में हर इंडस्ट्री में है, ठीक है। जैसे कुछ कोचिंग और कंसल्टिंग क्लाइंट्स आते हैं, अब वो कहते हैं कि मैं वीडियो नहीं क्रिएट कर पाऊंगा, ठीक है, मैं सब कुछ कर लूंगा आप मेरे से कह दो, बट मैं वीडियो नहीं क्रिएट कर पाऊंगा, और वेबिनार में आप जिस तरह से कहते हो ना सेल्स करने के लिए वो नहीं कर पाऊंगा। तो अब यहाँ पे तो ना फेल हो जाती हैं चीजें, क्योंकि अगर आप कंसल्टिंग बिजनेस में वीडियो नहीं क्रिएट कर पाओगे और आप पर्सनली वेबिनार में बैठ के सेल्स की टेक्निक को नहीं यूज कर सकते हो, तो फिर कैसे होने वाला है। ये तो एक कोचिंग का बिजनेस का एग्जांपल हो गया, बट बहुत सारे हमारे पास ना ऑफलाइन ब्रांड्स हैं, मतलब ज्यादातर ना बिजनेसेस हैं, प्योर बिजनेस, राइट, जो एस्टैब्लिश्ड हैं, ठीक है। तो वो तो अच्छा स्केल करते हैं, बट जो नए स्टार्टअप्स होते हैं ना, कई बार जैसे मेरे पास, मैं प्रोडक्ट बता देता हूँ ऐसे क्या है। जनरली एक क्लाइंट आया था कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, वो ना वाटरलेस कार वॉश सेल करते थे। उनका ऐसा था कि यार मैं ना जितने अपार्टमेंट्स उनको टारगेट करना है,
जिनके ऑफिसेज हैं, जिनकी गाड़ी खड़ी है, वो मेरा एक बंदा जाएगा और वो गाड़ी वो वॉश वॉश कर देगा और कंप्लीटली वाटरलेस है। कुछ सॉल्यूशंस थे उनके पास, ठीक है। बट एक्चुअल में जब उन्होंने मार्केट में टेस्ट किया, ठीक है, स्टार्ट किया, टेस्ट किया, उन्होंने वेबसाइट बनवाई, ब्रांडिंग करी, बहुत कुछ किया, और मैंने उनको बताया कि एक बिजनेस के लिए क्या क्या सही है, वो चीज करनी चाहिए, उन्होंने सब कुछ किया। बट एक्चुअल में ना क्लाइंट्स का फीडबैक आना शुरू हुआ, वो उतना जेन्युइन नहीं था जितना उनको भी अपने प्रोडक्ट्स पे भरोसा था। उनको भी लगने लगा यार कि ये ना क्लाइंट्स को उतना अच्छा फीडबैक आ नहीं रहा। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर किसी एक कंडीशन में क्या रहता है, क्लाइंट को ही समझ जाता है कि यार कि नहीं चलने वाला है, तो क्लाइंट खुद ही मना कर देता है। किसी केस में अगर नहीं चलता है तो फिर हम क्लाइंट को ना ऑनेस्टली बता देते हैं कि भाई देखो आपका ये बिजनेस है। जैसे एक हमारे पास क्लाइंट आया है, आई थिंक न्यूजीलैंड से, राइट, नो आई थिंक कनाडा से। उनका बिजनेस रजिस्ट्रेशन का काम है, ठीक है, और उनकी ना 7-8 स्टेप है। जैसे आप पासपोर्ट फिल करते हुए सारी चीजें ऐसे हैं, मतलब 7-8 स्टेप है, और लास्ट में जाके पेमेंट करनी है $1000 की, $500 की, और एड बजट उनका काफी कम था। अब 7-8 स्टेप डॉक्यूमेंट फिलअप करना, कोई जरूरी नहीं हर बंदा जैसे ही एड पे क्लिक करे सारे डॉक्यूमेंट लेके बैठा हो, सब कुछ फिलअप कर दे और आखिरी में जाके $500 $600 की पेमेंट कर दे। और उनके ना गूगल पे एड चल ही नहीं रहे, सस्पेंड हो जा रहे बार बार। फेसबुक पे जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है बहुत हाई है। तो मैंने क्लाइंट को ऑनेस्टली बता दिया कि देखिए सर, फेसबुक में आपकी ये सिचुएशन है, गूगल में आपके एड चल नहीं रहे। अब यही अगर आप कहोगे तो हम करते नहीं, आपको कहना है कि नहीं नहीं आप करते रहो कंटिन्यू, ठीक है, बट रिजल्ट्स क्या आएंगे वो आपकी आंखों के सामने डेटा खुद बता रहा है, और पिछले 1-2 महीने के रिजल्ट्स मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता देता हूँ, उसके आसपास ही रहेंगे। सो उस केस में ना क्लाइंट को ऑनेस्टली बताते हैं कि अगर आप ऐसे कर रहे हो तो शायद आपका बजट वेस्ट हो सकता है, बर्न हो सकता है, ठीक है, मैंने आपको अवेयर कर दिया है। अगर आप चाहते हो कंटिन्यू करना तो हम करेंगे, नहीं तो आप इसी पॉइंट पे ना आप चाहो तो इसको रैप अप भी कर सकते हो। तो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनको हम ऑनेस्टली गाइड कर देते हैं कि भाई आप अपना पैसा ना ऐसे मत वेस्ट करिए और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करिए और फिर आप स्टार्ट करिए। यही जैसे आपका सिचुएशन थी, एक मेरे साथ भी हुई थी। उन्होंने आई थिंक 6 महीने तक एसईओ करवाया होगा, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट था, ठीक है। अब उन्होंने बोला, और उन्होंने पहले किसी कंपनी से बिंग एड्स पे रन किए होंगे, तो उनको वो रिजल्ट नहीं मिला या प्राइस का जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी ज़्यादा पड़ रही थी, तो उन्होंने बोला गूगल एड्स चलाना है। अब मुझे बोला कि चलाना है तो चलाना है, क्योंकि एसईओ मैंने करवा दिया, अब गूगल एड्स चलवाना है। तो तब मैंने कीवर्ड रिसर्च करी, तब पता किया कि कीवर्ड एक सीपीसी जो आ रही है वो $6 की आ रही है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और उनका जो प्रोडक्ट प्राइस था वो एक्चुअली जो क्रेडिट रिपोर्ट्स होती है वो डाउनलोड करवाते हैं और पेमेंट होता है, तो उनकी प्राइसिंग उन्होंने $3 के आसपास रख रखी थी। अगर मान लो एक क्लिक भी आता है $6 का, तो उनका कभी भी वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक क्लिक की कॉस्ट $6 और उनका लास्ट एंडिंग प्राइस वो $3 का है। तब तक तो मैंने उनको क्लियरली बोला, सर ये देखो ये डेटा है, कीवर्ड की रिसर्च है, अगर आप लोग 10 क्लिक भी आते हैं तब भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, आपके बहुत सारे बैकएंड में बहुत सारे वो लगते हैं बिज़नेस को चलाने के लिए, तो आप गूगल एड्स तो बिल्कुल भी मत चलाए। तो क्लाइंट तो बोला क्या करूँ, बिज़नेस बंद कर दूँ? अब इस पर आंसर नहीं आता कि हाँ क्या बोलना चाहिए। तो मैंने बोला सर मैं गूगल एड्स नहीं चला सकता, आप एसईओ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म पे आ सकता है। जैसे उसके कुछ कीवर्ड्स फर्स्ट पेज पे भी आने लग गए थे, लेकिन वैसा रिलेवेंट ट्रैफिक नहीं होगा तो उस कीवर्ड पर तो वो नहीं आ रहा होगा। बट गूगल एड्स से मैंने उनको क्लियरली बोल दिया कि मैं नहीं चला सकता, अगर मैं चलाऊँगा तब भी आपका पैसा बर्न होगा। तो जेन्युइनिटी मतलब आपको बता देना चाहिए क्लाइंट को, अगर नहीं चल सकता तो नहीं चलेगा वो चीज़। आप भी तो एक मतलब आपके पास भी तो लिमिटेशन है ना। वैसे आपके क्लाइंट ने क्वेश्चन किया क्या करूँ मैं बिजनेस बंद कर दूं, तो इसमें आप उसको आंसर नहीं कर सकते हो, राइट, क्योंकि आप तो सिर्फ ना डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हो ना, आप बिजनेस के नहीं एक्सपर्ट हो। आपको ये पता है कि इस बिजनेस में इतने का प्रोडक्ट है बट जो कॉस्ट है ना इतनी ज्यादा जा रही है, तो इसका आप सोल्यूशन दे सकते हो अगर प्रॉब्लम है तो इसमें। बट उसके बिजनेस को कैसे टैकल करना है, हो सकता है क्लाइंट ने गलत बिजनेस मॉडल ही चूज किया हो, तो वो सोल्यूशन मतलब ये नेचुरल है यार कि कई बार हमको लगता है ना कि हम प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमें एक्सपर्टीज नहीं, हमें पता नहीं है। बट आपको एक पॉइंट पे समझना पड़ेगा कि आप एक फील्ड में एक्सपर्ट हो, आप कंप्लीट बिजनेस में नहीं एक्सपर्ट हो क्लाइंट के, राइट। तो ये बहुत सही चीज आपने बहुत अच्छे से डील किया है। और आपके पास में और भी ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे जिनका बजट ही आई थिंक मंथली 3 से 4 हज़ार का होता होगा एड स्पेंड का। मतलब हमारे पास में भी आते हैं, मेरे फ्रेंड्स रन करते हैं एजेंसी, तो वहाँ पर उनके पास में क्लाइंट आते हैं तो वो बोलते हैं कि मंथली मेरा बजट 3 से 4-5 हज़ार का है। तो ऐसे केस में आप क्या बोलते हो क्लाइंट को कि कैसे और कौन से प्लेटफॉर्म को आप सजेस्ट करते हो?
यार ऐसे क्लाइंट के ना स्टार्टिंग में तो हम लोग काम करते हैं, मतलब एज जब मैं फ्रीलांसर था ना तो मैं काम कर लेता था, क्योंकि मुझको भी ना पोर्टफोलियो बिल्ड करना था और मेरे पास भी ज्यादा, मतलब मुझको नहीं पता था कि एक्चुअल में एड बजट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर इसका यही था कि अगर कोई क्लाइंट करता था मेरा एड बजट 5,000 तो उसको लगता था कि ऐसा हो जाएगा उसमें, बट जब मैं करने की कोशिश करता था ना तो कंपटीशन मतलब कंपटीशन इतना ज्यादा रहता है कुछ इंडस्ट्रीज में कि नहीं हो पाती चीजें। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आए गुड़गांव के, वो रिसेंटली आए थे, राइट, और उनकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी गुड़गांव में, और एक लीड ही आती थी उनकी 2,000, 2,500, 3,500, 4,000 की, मतलब 3 से 4,000 रुपए की एक लीड आती थी। अब वो कह रहे हैं कि यार पर डे बजट मेरा है, पर डे बजट था 2,500 से 3,000, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं था। आपको पर डे बजट कम से कम 5 से 6,000, 7,000 रुपए चाहिए, राइट। सो इस केस में ना फिर हमें समझ में आने लगा कि जो छोटे बजट के क्लाइंट है ना यार, तो उनको मत ऑन बोर्ड करो। एटलीस्ट इंडिया में ना 500, 600, 700 रुपए का तो एड बजट होना ही चाहिए, मतलब मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको। अगर इससे कम एड बजट है ना तो फिर क्या होगा ना, आप क्लाइंट ऑन बोर्ड कर लोगे, काम करोगे, रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्लाइंट जाके कहेगा कि ये इन्होंने सर्विस नहीं डिलीवर कर पाए और ये सही बंदे नहीं है। तो ऐसे ना 1-2 क्लाइंट्स के साथ मेरे एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ के तो चल गए, मतलब कुछ लोगों के 5,000 के एड बजट में रिस्पॉन्स आने लगा, कुछ डॉक्टर्स थे उनको कुछ इंक्वायरीज जनरेट होने लगी, बट मैक्सिमम लोगों का नहीं आता था। तो और मुझको भी चैलेंज लगता था, क्लाइंट कहता लीड्स नहीं आ रही है, और जब मैं थोड़ा बहुत बजट बढ़ाता तो कहता पैसा खर्च हो रहा है, तो दोनों तरफ से दिक्कत थी। एक टाइम बाद मैंने समझा कि यार मिनिमम एड बजट सेट करना पड़ेगा कि 30-35,000 आपका होना चाहिए। अगर आपका इतना भी एड बजट नहीं है ना तो फिर मतलब हम आपकी इसमें हेल्प कर नहीं सकते। इससे बेटर है कि आप वो भी पैसा अपना बचा लो और उसको भी मत वेस्ट करो। तो इस पॉइंट पे तो अभी हम लोग इतने कम एड बजट पे नहीं कर रहे हैं, और मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई भी फ्रीलांसर है ना, स्टार्टिंग में अगर आप कर रहे हो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए और अगर आप उसको जेन्युइनली वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो तो ठीक है, बट ऐसे क्लाइंट्स को आप रिजल्ट प्रोवाइड करना मतलब काफी मुश्किल होता है, काफी चैलेंजिंग होता है। वैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी एजेंसी है, मतलब वो वर्क करते हैं, और बट उनकी जो प्राइसिंग है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग या सर्विस की प्राइसिंग है, वो बहुत मिनिमम है। वो 8-10 हज़ार में कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे देते हैं। अब वो ग्रो करना चाह रहे हैं कि थोड़ा मतलब हम बड़े क्लाइंट को पिच कर सके, 50,000 वालों को या 1 लाख तक के क्लाइंट को पिच कर सके। तो आप जब स्टार्टिंग में जैसे आपके 10,000 की भी आपने एक सर्विस रखी होगी, फिर आपने धीरे धीरे इंक्रीज करके आप अब मे बी 50,000 प्लस के क्लाइंट को भी आप पिच करते होंगे, तो वो जो है गैप वो कैसे आपने कवर किया और क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स थी जो जिसको आपने पहले इम्प्रूव किया और उसके बाद में उनको पिच किया? तो वक्त के साथ ना आपकी कीमत बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में टाइम स्पेंड करते जाते हो ना और क्लाइंट के साथ आप काम करते जाते हो, तो टाइम के अकॉर्डिंग ना जो आपकी वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। स्टार्टिंग में जितने भी लोग फ्रीलांसिंग एंटर करते हैं, एक तो ना हाई टिकट का बहुत ज्यादा वो कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे एक नया बंदा आया तो उसको अगर 1-2 क्लाइंट मिले ना, छोटे मोटे लेता नहीं है वो, क्योंकि वो सुन के आता है ऐसे 100 लोगों से, ऐसे 10 लोगों की यूट्यूब वीडियो देख के आते हैं कि नहीं आपको छोटे क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करना, यू हैव टू ऑन बोर्ड ओनली हाई टिकट क्लाइंट्स और ये ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। और अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो मैं कहूंगा उसके आप छोटे मोटे क्लाइंट्स के साथ काम करो, अपना कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस तो बिल्डअप करो आप मार्केट में, और 1-2 क्लाइंट्स के साथ अगर आपने अच्छा क्रैक कर लिया, आपको रेफर कर देंगे, आप मार्केट में एंटर तो करोगे ना। एंटर करने के बाद आप रास्ता आपको खुद मिल जाएगा, कोई आपको कोच कंसल्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो सेम मेरे साथ भी था कि मैंने भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ शुरू किया, और फिर जब मुझे लगा कि यार इस तरह के क्लाइंट्स ही बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने उसके लिए 2-3 चीजें करना शुरू करी। सबसे पहले ना मैंने अपना नेटवर्क चेंज किया। मतलब आप ऐसे देखो, आप जिस दोस्तों के साथ बैठते हो आपको उसी तरह के और भी लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने ना अपना नेटवर्क चेंज किया, मैं ऐसे क्लाइंट्स के साथ जिनके साथ बैठता था, फिर मैंने ना उनके साथ बिजनेस को थोड़ा ऑटोमेट कर दिया कि हाँ ठीक है, उसको टीम वर्क कर रही है। और मैंने कुछ बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स के साथ नेटवर्किंग करना, कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में जाना, कोई लखनऊ में बिजनेस इवेंट हो रहा है वहां जाना, तो मैंने वो सब थोड़ा शुरू किया, ठीक है। उससे क्या हुआ कि एक फायदा होने लगा कि मुझको ना और बड़े बड़े बिजनेस ओनर से नेटवर्किंग करने का मौका मिलने लगा, और मेरे पास उस पॉइंट पे ना एक्सपर्टीज भी आ गई थी। अब अगर मुझसे कोई क्लाइंट या बड़ा बिजनेस ओनर, आज के टाइम कितना बड़ा भी बिजनेस ओनर बैठा है और मुझसे स्ट्रैटेजी मांग रहा है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ, चाहे जितना बड़ा बिजनेस हो, राइट। स्टार्टिंग में वो कॉन्फिडेंस नहीं था, स्टार्टिंग में ना मुझको 2 क्लाइंट्स मिल भी गए थे बड़े, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं वो क्लोज ही नहीं कर पाया। स्टार्टिंग में मेरे कुछ मंथ थे, एक साल भर के अंदर मुझको एक रियल एस्टेट का बिल्डर मिला था, काफी बड़ा नाम था, 3-4 करोड़ के फ्लैट्स थे लखनऊ में, और मैं किसी के रेफरेंस के थ्रू चला गया।
और जब उसने पूछा कि आप कैसे करोगे ये वो, और मैं मतलब जवाब नहीं दे पा रहा था, मतलब मैं बातें घुमा रहा था और क्लाइंट भी उस चीज को समझ रहा था, ठीक है, कि हाँ एक्चुअल में ना इनके पास उतनी वैल्यू, मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि यार इतने बड़े प्रोजेक्ट हमने किए ही नहीं थे हमने। तो अगर आपको स्टार्टिंग बहुत बड़ा क्लाइंट मिल जाएगा तब भी आप शायद उसको ना क्लोज कर पाओगे। क्लाइंट क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट अगर आपके पास ऑलरेडी वर्क पोर्टफोलियो है, आपके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस है, तो आप सबसे पहले ना कोशिश करो बड़े बिजनेस ओनर के साथ नेटवर्किंग करना शुरू करो, ठीक है। आप वो कर सकते हो ऑफलाइन के थ्रू, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करना शुरू करो, बड़े बिजनेस ओनर के साथ कनेक्ट करो, जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनके साथ आप कनेक्शंस बिल्ड करो। आप इवेंट में जाना शुरू करिए, इवेंट्स में जाइए, राइट। और बहुत सारी फिर स्ट्रैटेजीज होती हैं। आप थोड़ा सा इंस्टेंट चाहते हो तो आप देख सकते हो कि बाहर की मार्केट को एक्सप्लोर करो। दुबई की, मिडिल ईस्ट की मार्केट काफी अच्छी है। यूएस की तो यार बहुत ज्यादा वो सैचुरेटेड हो चुकी है, बहुत सारे लोग हैं, बट मिडिल ईस्ट की मार्केट अच्छी है, ठीक है। और मैं हर किसी से कहूंगा इंडिया में भी बहुत स्कोप है। अगर किसी को लगता है कि यार इंडिया में हाई टिकट क्लाइंट्स नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इंडिया में भी काफी अच्छे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे और जो काफी लंबे टाइम तक आपके साथ काम करें। इवन मैंने ये देखा है पर्सनली, जो इंडिया क्लाइंट्स होते हैं ना, उनका रिटेंशन रेट काफी ज्यादा होता है। मतलब मेरे कुछ क्लाइंट हैं जो पिछले 4 साल से मेरे साथ में अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है। बट यूएसए क्लाइंट ना क्लियर कट रहेगा, आपके साथ इतने टाइम इतने पीरियड पे काम करना है, इतना आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इस पॉइंट पे अगर आप रिजल्ट नहीं डिलीवर किए तो चीजें एंड हो जाने वाली हैं। तो इंडिया में क्या होता है ना, कई बार रिस्पॉन्स नहीं आता है, चीजें अप डाउन होती है बिजनेस में, तो आप क्लाइंट को समझा सकते हो और एक कनेक्शन रहता है। तो आप बिजनेस ओनर के साथ इंटरेक्ट करिए और ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, लिंक्डइन मार्केटिंग कर सकते हैं। इससे आप कोशिश करिए ईमेल मार्केटिंग और लिंक्डइन मार्केटिंग के थ्रू ना आप बड़े बिजनेस ओनर्स को ही रीच आउट करो, छोटे लोगों को मत करो। और अपनी प्राइसिंग को एक स्ट्रेटजी आप और फॉलो करिए। हर बार जब एक नया क्लाइंट क्लोज करिए, अपनी प्राइसिंग को ना 10% 12% बढ़ा दीजिए। सेम सर्विस, सेम प्रोडक्ट, सब कुछ सेम, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट पर 15,000 में बेच रहे हो ना, तो आप अगले क्लाइंट को आप 18 बेच करो। आप एकदम से 15 से 35 करोगे ना, तो आप भी शायद उसको ना कर पाओ। क्लाइंट जैसे ही थोड़ा बहुत जाएगा कहेगा कि नहीं, तो आप डर जाओगे, आप कहोगे ठीक है इतने में कर दो। बट मैं आपको कहूंगा अगर आपने पहली वेबसाइट 15,000 में बेची है, सेल करिए, तो आप सेकंड क्लाइंट को जो पिच करो 18 पे करो, नेक्स्ट को करो 20 पे करो, वही सेम सबको सेम सर्विस पे। धीमे धीमे ना आप भी सेलिंग में बेटर होते जाओगे और आप खुद चाहोगे यार कि जब आपने ज्यादा पैसा लिया तो और क्वालिटी सर्विस आप उसको ऑफर करो। आपने सही बोला कि ग्रेजुअली आपको प्राइसिंग इंक्रीज करके पिच करना चाहिए। अगर आप उसी प्राइसिंग पे रखोगे तो सेम रह जाओगे, और या फिर अगर आप डबल उसकी प्राइसिंग रखे अगर आप पिच भी करोगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि क्या सर्विस उसको देनी चाहिए, और रिज़ल्ट जो आप पिच कर रहे हो प्रोडक्ट सर्विस का, तो उतना आप डिलीवर नहीं कर पाओ। तो उससे पहले आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको इंक्रीज करनी चाहिए। क्या इसके अंदर ये है पॉइंट कि क्या आपको लगता है कि इंडियन क्लाइंट और जो इंटरनेशनल क्लाइंट है उनमें टॉलरेंस पावर जो होता है कि बहुत जल्दी वो भड़क जाते हैं इंडियन क्लाइंट्स के, ये रिजल्ट नहीं आया छोड़ो, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो इंटरनेट मार्केटिंग की, उनको नहीं पता कि कैसे मार्केट वर्क करता है। तो क्या लगता है कि है डिफरेंस इसके अंदर इंडियन क्लाइंट और उनमें? तो डिपेंड करता है, मतलब इसका मैं जो आंसर है ना वो बहुत क्लियर कट नहीं मेरे पास होगा आई थिंक, क्योंकि ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिले हैं जिनके साथ जिनको नहीं, मतलब मेरे एक क्लाइंट ऐसे है, ये आई थिंक वो सेंट मार्टिन्स हैं, ठीक है, और काफी लंबे टाइम से उनके साथ काम कर रहे हैं, बट दे डोंट नो लाइक SEO क्या है, सोशल, उनको पता है डिजिटल मार्केटिंग करानी है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, बाहर भी होते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हो कि बाहर में ना अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे मैंने कुछ क्लाइंट्स फिलीपींस के साथ काम किए हैं, तो उनको जब वेबसाइट डिजाइन करवानी थी हमसे, तो उन्होंने ना पूरा दे दिया, उन्होंने कंटेंट दे दिया, उन्होंने डिजाइन दे दी। उनको पता है वेबसाइट डेवलपर है, डिजाइनर है, तो वो वेबसाइट डिजाइन करेगा, वो कंटेंट नहीं लिखेगा, वो कॉपी राइटिंग नहीं करेगा। इंडिया में थोड़ी सी मतलब रहती है चीजों को लेके, अवेयरनेस को लेके, बट जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ ना इंडस्ट्री चेंज हो रही है, यूट्यूब पे बढ़ रही है चीजें, तो इंडियन ऑडियंस भी उस चीज को लेके अवेयर हो रही है, उसको भी पता है। मतलब अगर कोई आज के टाइम आपको पिच करेगा ना डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए, उसको सर्विस चाहिए, तो मुझको लगता है 2-4 वीडियो पहले तो देख के आएगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, वेबसाइट क्या होती है। तो बेसिक जो अवेयरनेस है ना उसका लेवल बढ़ रहा है इंडिया में। तो लास्ट क्वेश्चन है, हमारी ऑडियंस को अगर डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना है तो आप उनको क्या रोड मैप सजेस्ट करोगे, सिंपल सा, कि कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए? बहुत सिंपल सा रोड मैप है, मैं एकदम इजी तरीके से बताऊंगा। जैसे मैंने शुरू किया ना, आप एकदम वैसे सेम शुरू कर सकते हो आज भी।
बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार अब वैसे नहीं शुरू किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने 5 साल पहले शुरू कर लिया था ना, 10 साल पहले शुरू कर लिया था, तो बहुत आसान था उनके लिए। तो आज के टाइम तो इतना मुश्किल हो गया है। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जैसे मैंने शुरू किया था सेम टाइम सेम तरीके से आप 2024 में शुरू कर सकते हो। आप YouTube पे अब तो और ज्यादा कंटेंट है, और भी ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी को शेयर कर रहे हैं। आप स्टार्टिंग में कोई कोर्स मत परचेज करो, आप अपने आप को पहले रेडी करो डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ठीक है। आप डिजिटल मार्केटिंग के ओवरऑल वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो। आप बहुत ज्यादा कोर्स परचेज करना ही चाहते हो, आप चाहते हो कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका हो, तो यूडेमी है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने पर्सनली कोर्सेज लिए हैं, मैं वहां का कोई एफिलिएट नहीं प्रमोट करता हूँ, बट मैं पर्सनल वहां से कोर्स लेता रहता हूँ, ठीक है। तो आप 3, 4, 5 के कोई भी कोर्स होते हैं, आप परचेज करो और उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो। और एक फील्ड में पहले ना गूगल एड्स, फेसबुक एड्स में एक में ना अच्छे लेवल पे आ जाओ, एक्सपर्ट बन जाओ, और फिर ना स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना सीखो। सो मोहित, यही सेम स्टेप हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया था वैसे बाकी लोग भी शुरू कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो आप पहले एक गूगल एड्स या फेसबुक एड्स में एक्सपर्टीज आप अपनी हासिल कर लीजिए, आप थोड़ा सा उसमें एक्सपर्ट बन जाइए। कोर्सेज आप चाहते हैं तो जैसे मैंने सजेस्ट किया, आप यूडेमी के थ्रू ले सकते हैं, और देन आप क्लाइंट्स को पिच करना स्टार्ट करो। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप लिंक्डइन पे, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आज से ही अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना शुरू कर दो, राइट। आप आज से लोगों को कनेक्शंस भेजो, रीच आउट करो, और जब तक आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बनोगे तो आपका एक लिंक्डइन पे प्रोफाइल ब्रांड बिल्ड हो जाएगा, और वहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलना इनिशियली शुरू हो सकते हैं। स्टार्टिंग में कम चार्ज करो, बहुत ज़्यादा चार्ज मत करो, थोड़ा सा पोर्टफोलियो बिल्डअप करो, फिर धीमे धीमे आपको मार्केट में खुद ही क्लैरिटी मिलती जाएगी कैसे आपको स्टार्ट करना। ओके। सो थैंक यू आदित्य जी, आपने अपना टाइम दिया, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे ऑडियंस के साथ में शेयर करी। सो थैंक यू अगेन। तो अगर हमारी ऑडियंस में से जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहती है तो आदित्य जी के यूट्यूब चैनल और लिंक्डइन पर उनको फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वो देते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखने को मिलेगा।